अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुश आमदीद और आप सबको रमज़ानुल मुबारक की मुबारकबाद। अल्लाह ताला आपकी दुआएं और इबादतें इस महीने में कबूल करे और पाकिस्तान के लिए भी आप लोग जो दुआएं करें वो भी कबूल हों। आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। हमारी आज की अहम खबर जो है वो बड़ी अहम इसलिए है कि इसमें बहुत सारे पैसे इन्वॉल्व हैं। 4,457 अरब रुपए के ज़ेर इल्तवा टैक्स केसेस जो मुल्क भर की अदालतों में पेंडिंग हैं और उसमें अरबों रुपए के टैक्स रेवेन्यू की वसूली में मुश्किलात हैं। हमारे नुमाइंदे सोहेल रशीद ने आज ज़राइद से ख़बर दी है और उन्होंने कहा कि ये इंकशाफ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान यहिया आफरीदी की ज़ेर सदारत 7 नवंबर 2024 के एक इजलास में हुआ कि आला अदालतों में 1,08,366 ऐसे मुकदमात ज़ेर इल्तवा हैं जिनमें 4,457 अरब रुपए की रकम फंसी हुई है। और ये कितना बनता है? ये बनते हैं 16 अरब डॉलर। 16 अरब डॉलर कितने हैं कि आप 1 अरब डॉलर IMF से लेने के लिए नाक रगड़ रहे हैं और सारी शराइत मंजूर कर रहे हैं। ये 16 अरब डॉलर सिर्फ इसलिए हमारी हुकूमत के या हमारे FBR के पड़े हुए हैं लोगों के पास, क्योंकि इन केसेस के ख़िलाफ़ या तो छोटी अदालतों से स्टे ऑर्डर मिले हुए हैं या सुप्रीम कोर्ट में वो केसेस अभी तक नहीं लग रहे। तो खैर ये एक हम इसलिए अहम खबर बता रहे हैं कि इसमें बहुत ज़रूरत है इस मुल्क को इस रेवेन्यू की। और सुप्रीम कोर्ट में 6,000 रेवेन्यू के मुकदमात ज़ेर इल्तवा हैं। 2,000 केसेस मुख्तलिफ ट्राइब्यूनल्स अदालतों में ज़ेर इल्तवा हैं जिनके हुक्म इम्तनाई यानी स्टे ऑर्डर जारी हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट की टैक्स मुकदमात के हल के लिए बनाई गई कमेटी ने सिफारिशात की है कि एक ADR यूनिट कायम किया जाए सुप्रीम कोर्ट में जो इन मामलात को देखे और इस पर बात करे। और हमारी आज की टॉप स्टोरी होगी ना सिर्फ ये कि जो हमारी लोकल पॉलिटिक्स है 26 और 27 फरवरी को शाहिद खाकान अब्बासी और महमूद अशरकज़ई की सरबराही में जो कॉन्फ्रेंस हुई जिसे रुकावटें डालकर हुकूमत ने कामयाब करवाया और मीडिया पे वो सारा दिन छाई रही, उसमें क्या अलामिया पेश किया गया, उस अलामी में कौन सी चीज़ मिसिंग थी, इस पर बात करेंगे। शाहिद खाकान अब्बासी कन्वीनर अवाम पाकिस्तान पार्टी और साबिक वज़ीर आज़म हैं, क्योंकि पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म रह चुके हैं, इसलिए हमारे पास ये मौका है कि हम उनसे जो नया वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है, जो ट्रंप और ज़ेलेंस्की ने ओवल ऑफिस वाइट हाउस पे जो एक झगड़ा किया, हाथापाई तक नौबत नहीं पहुंची लेकिन वर्बली झगड़ा बहुत ज़्यादा हुआ, उससे पूरी दुनिया हिल गई है और यूरोप और अमेरिका लगते हैं कि अब एक पेज पे नहीं है और आइंदा यूरोप को अपना दिफा खुद करना पड़ेगा। इसके असरात ताइवान की सियासत पे और साउथ कोरिया पे क्या पड़ेंगे और पाकिस्तान पे क्या पड़ेंगे, इस पर हम शाहिद खाकान अब्बासी साहब से बात करेंगे। और हॉट इशू होगा परवेज़ खटक PTI को टफ टाइम कैसे देंगे, इस पर हमें ज्वाइन करेंगे इख्तियार वली खान, रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून खैबर पख्तूनख्वा के। और एडिटोरियल हमारा होगा क्रिकेट, एक और शर्मनाक शिकस्त और एक और सर्जरी का ड्रामा। तो आगाज़ आज अपनी टॉप स्टोरी से। शाहिद खाकान साहब अस्सलाम वालेकुम। ज़रा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे बात थोड़ी सी पहले कर लें, फिर हम लोकल पॉलिटिक्स पे आते हैं। लगता है कि एक नया वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है और उसकी वजूहात हैं जो ट्रंप ने ज़ेलेंस्की के साथ किया और उस पर जो पूरी दुनिया में खौफ की लहर फैली है और उसमें यूरोप केयर स्टार्मर जो बरतानिया के वज़ीर आज़म हैं उन्होंने आज अनाउंस किया है, कल अनाउंस किया उन्होंने कि हम यूक्रेन को अगले 200 साल तक उसको सपोर्ट करें, 300 साल तक सपोर्ट करेंगे। और उन्होंने 2026-27 तक का एक पैसे का भी कमिटमेंट कर ली है। यूरोप खड़ा हो रहा है यूक्रेन के साथ और वो चाहते हैं कि रूस को वो कंटेन करें। इस पोजीशन में जब अमेरिका का असर रसूख ख़त्म हो रहा है, चाइना इसमें अपनी पोजीशन मजबूत कर सकता है? देखिए ये काफ़ी पेचीदा सवाल है और ये वर्ल्ड ऑर्डर आ नहीं रहा, ये आ गया है। आ गया रातों रात इतना एक इलेक्शन से आ गया, एक इलेक्शन से आ गया। ये इलेक्शन में एक ऐसा शख्स आया है जो इस्टेब्लिश्ड जो सिस्टम्स हैं उस पर कोई यकीन नहीं करता, इस्टेब्लिश्ड रिलेशनशिप से कोई यकीन नहीं करता। अच्छा, वो टोटली डिसरप्टिव उनका तरीका है। और उनके साथ एक वाइस प्रेसिडेंट भी हैं जो बड़े एक्टिव हैं, उनके हर मीटिंग में होते हैं और बहुत एग्रेसिव हैं। और चूंकि ट्रंप साहब पता नहीं आगे क्या होगा, तीसरा इलेक्शन वो नहीं लड़ सकते, तो वो अब सदारत के उम्मीदवार भी हैं, JD वांस जी। तो ये सब चीज़ें जब आप देखेंगे तो अब उन्होंने 2 नुकाती एजेंडा बनाया है जो मुझे नज़र आता है कि एक तो जो पुरानी ताल्लुकात हैं वो ख़त्म हो गए। आपसे जो हमारे ताल्लुकात थे ना दूसरी जंग अजीम के बाद यूरोप से और दुनिया में हर एक से, ठीक है। तो अब हमारे जो ताल्लुकात हैं वो
पैसे की बुनियाद पर है। तो ये इससे आइसोलेशनिज्म की तरफ अमेरिका जा रहा है? जी जाएगा। तो उससे नुकसान होगा? जी जाएगा। अब सिर्फ रिलेशनशिप जो है वो क्या दोगे क्या लोगे, ठीक, ये डील है ओपनली। वो जो ट्रम्प साहब की थी ना टीवी प्रोग्राम, ये टीवी प्रोग्राम वर्ल्ड के स्टेज पे चल रहा है। डील है, क्या दोगे क्या लोगे, जल्दी करो, लेट नहीं करना, अभी करो। तो आपने एक एग्जांपल देखी यूक्रेन का, और अगर आप 1935 से 1940 की हिस्ट्री पढ़ें, ये मुकम्मल उसका रिपीट है। उसका रिपीट है। अच्छा, मुझे तो ये रिपीट लग रहा है जो हमारा एक जिनीवा अकॉर्ड हुआ था 1988 में शायद हुआ था, 87 में जब रशिया अफगानिस्तान से निकला और अमेरिका ने कहा कि इसी तरह की कुछ सिचुएशन हुई थी उस वक्त पाकिस्तान के साथ कि ज़ेलेंस्की के साथ जो हो रहा है कि बस ख़त्म करो, पीस करो। ज़ियाउल हक नहीं चाहते थे। मुझे याद है उनका बयान, उन्होंने कहा था कि इस कोयलों की दलाली में तो हमारा मुंह काला हुआ अफगान जंग में। क्या ऐसी सिचुएशन पाकिस्तान फेस कर चुका है जो अभी नहीं? ये हाँ, ये भी एक अजीब बात है कि ये बातें इस तरह की जो हैं ये बंद कमरों में होती थी और इस शिद्दत से नहीं होती। ये भी मैं आपको बता दूं। आप ओवल ऑफिस में गए हुए हैं किसी मीटिंग में इस तरह पाकिस्तान? नहीं, मैं ओवल ऑफिस में किसी पाकिस्तानी डेलीगेट साथ नहीं गया। अच्छा। मैं वहाँ रहता था तो मुझे एक मौका मिला था जाने का अमेरिका में। लेकिन आपको इतलात तो होंगी जो पाकिस्तान के सदूर वज़ीर आज़म जाते रहे हैं, तो इसी तरह की सिचुएशन अंदर उनके साथ? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। मैंने भी अमेरिकन उनसे डील किया है। अच्छा, लीडरशिप से। तो ये अनप्रेसिडेंटेड है? जी, अनप्रेसिडेंटेड। क्लोज डोर में भी, और इसीलिए आप कह रहे हैं क्लोज डोर में भी देखिए मैसेज होता था बड़ा क्लियर, और आप उसके अल्फाज को सख्त भी कंसिडर कर सकते थे, लेकिन एक इखलाक के दायरे के अंदर होता था। अच्छा, 1998 में जब पाकिस्तान ने न्यूक्लियर धमाके किए, आज एक ये भी बहस छिड़ी हुई है कि वो पाकिस्तान का नवाज शरीफ का वो फैसला बिल्कुल दुरुस्त था, जो उन पर दबाव आया, $5 बिलियन भी पेश किए गए और एक दफाई छतरी का निज़ाम भी, लेकिन ठुकरा दिया तो सही किया। आपके ख्याल में उस वक्त इसी तरह का प्रेशर था? नहीं, देखिए मैंने कहा ना वो सब कुछ इखलाक के दायरे के अंदर होता था। अच्छा। जो मैं उस मीटिंग में नहीं था, जब बिल क्लिंटन साहब और मियाँ साहब की जो बातचीत हुई है बंद कमरे में टेलीफोन पे, और वो शायद स्पीकर पर थी, तो उसमें बहुत ही महज़ब तरीके से, यानी एक इखलाकी दायरे के अंदर रहकर और एक इल्तिजा के तौर पर, वो जो मैंने बात सुनी है वो इल्तिजा के तौर पर बात थी कि प्लीज़, अच्छा, कंसिडर दिस, लुक एट दिस इज़ हाउ वी विल हेल्प यू, वगैरह वगैरह वगैरह। तो हमारा जो कल्चर उसमें इल्तिजा को इनकार करना तो ज़्यादा मुश्किल। जी बिल्कुल। वो अमेरिका का ये तरीका था कि वो आपके कल्चर को समझते थे। अच्छा, उसके अंदर रहकर वो बात करते थे। तो ये ट्रंप को ये कल्चर नहीं समझ? नहीं, ये तो उस वक्त पाकिस्तान ने फैसला फिर ठीक किया नवाज शरीफ ने कि हम न्यूक्लियर धमाके करें? नहीं, वो तो आपके पास कोई चॉइस नहीं थी। तो अभी ये उनकी हिम्मत थी कि उन्होंने कर दिया। अभी जो बात हो रही है, होती रहती है कि पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर एसेट छोड़ दे तो उसे फ़ायदा होगा, वो बात गलत है? नहीं, आपको फ़ायदा, ये फ़ायदे नुकसान वाली बात नहीं है। आप ये छोड़ सकते नहीं है, क्योंकि आपका जो हमसाया है वो एक कुव्वत है, न्यूक्लियर कुव्वत। अगर वो छोड़ दे, हाँ, बायलैटरली अगर ये मामला हटता है तो ठीक है, इसमें कुछ बात हो सकती है, लेकिन वो भी सिक्योरिटी सिचुएशन देखकर। अच्छा, एक चीज़ मैं ये पूछा, आप ज़ाहिर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, आपको बहुत कॉन्फिडेंशियल मामला तक एक्सेस है, ब्रीफिंग्स होती रही हैं आपकी। ये जो सिचुएशन है इस वक्त पूरी दुनिया में होगी, पाकिस्तान ज़ाहिर से गुजर चुका है, हमने अमेरिका की दोस्ती के जो फ़वाइद और नुकसानात हैं हम भुगत चुके हैं। आप पाकिस्तान के लिए इसमें क्या सबक देखते हैं कि नया वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है जिसमें चीन का रोल हम देख रहे हैं बहुत अहम हो जाएगा? अब तो ताइवान भी सोचेगा कि वो अमेरिका की सपोर्ट अमेरिका के साथ जाए या चीन के साथ, साउथ कोरिया भी सोचेगा, जैसे जो यूक्रेन के साथ हुआ है पब्लिकली। आप पाकिस्तान के हुक्मरानों को, रूलिंग एलीट को क्या मशवरा देंगे कि इस सूरत हाल में पाकिस्तान की डायरेक्शन क्या रखी जाए, क्या करना चाहिए पाकिस्तान को? देखिए, अगर आपने वो ज़ेलेंस्की वाली बात सुनी हो ना, सारी आपने यकीनन सुनी मैंने सारी बार सुनी। उसमें उन्होंने उनकी इटर्नल वीकनेसेस भी उनके सामने रखी कि तुम्हारे तो लोग तो जंग लड़ने ही नहीं आ रहे, वो भाग रहे हैं जी। तो आपकी इंटरनल वीकनेस, हम साथ ना होते, हमारे वेपन्स ना होते, तो आपकी इंटरनल वीकनेसेस भी आड़े आएंगी। ये बात आप समझ लें। जो जब बात होगी अमेरिका, जब बात होगी वो इस्तेमाल करेंगे। अमेरिका, देखिए अमेरिका का रवैया बिल्कुल बदल गया। उसका रवैया एक जोम वाला है, एक ताकतवर कुव्वत वाला है कि ये कर दो जो, और ये ताकत की जबान है। लेकिन पहले तो ऐसे ही करते थे, हमारे साथ तो ऐसे ही करते रहे, ये कर दो। परवेज मुशर्रफ को कॉल किया उन्होंने, जॉर्ज बुश ने, कि ये कर दो।
देखिए आप वो पढ़े ना, वो भी वेट कर रहे थे कि यहाँ से कोई नेगोशिएशन की बात आएगी कि हमने 10 पॉइंट दिए, तुम 2 मानोगे, 3 पे बहस होगी, 5 पे हम भी एग्री कर लेंगे। तो वो बात इस तरह का जोर, ये ताकत की जबान है। ये ताकतवर कुव्वत जो है वो बोलती रही है पूरी तारीख में, ये करो वरना कत्ल कर दूंगा, तबाह कर दूंगा, खत्म कर दूंगा। जिस तरह वहां भी कहा गया कि वी विल बॉम्ब यू टू द स्टोन एजेस, जब ये 9/11 का वाकया था। लेकिन वो डिनाई करते हैं अमेरिकन के, हमने ये बात नहीं कही। चले ताकत की जबान है ना, ताकत। और मैंने फिर कहा कि जो हिस्ट्री है 35 से 40 की, जहां पर जर्मनी था, जहां पे आज रूस है, वहां पर जर्मनी था। तो यूरोप को जो खतरा था वो जर्मनी से था, अमेरिका उससे बाहर रहा। अब रूस और चीन से यूरोप को खतरा, अब यूरोप का खतरा रूस से है, बॉर्डर तो रूस के हैं। तो और वही इशू है कि एक मुल्क जो है उससे आज जंग जारी है रूस की। अब सारे यूरोपियन जो हैं वो इस बात से खाइफ हैं कि भाई अगर ये मुल्क गिर गया फिर कल दूसरे की बारी, एक वर्षों तीसरे की बारी है, और अमेरिका तो कुछ करेगा नहीं, अमेरिका तो यहाँ डील मेकिंग में लगा हुआ है। अच्छा, ये जो आपने अभी बात की है, इससे ये है कि जो यूरोप है वो अपना डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ाएगा, जिससे वो हमारे जैसे मुल्कों को इमदाद देते हैं, यूरोपियन यूनियन या यूके, और हमारा यहाँ पूरा एनजीओ सेक्टर और दूसरा डेवलपमेंट सेक्टर चलता है, वो कोलैप्स कर जाएगा। इस सूरत हाल को, और जो पाकिस्तान की हुकूमतों को भी इमदाद आती है, इस सूरत हाल में IMF का रोल क्या रहेगा, वर्ल्ड बैंक का क्या रहेगा, जब अमेरिका पुल आउट कर रहा है, तो पाकिस्तान के लिए एक सिचुएशन बहुत अजीब और गरीब इमर्ज करेगी। आपको अपने आप को मजबूत करना होगा। कैसे? एनजीओ से ज़्यादा पाकिस्तान को फायदा मिलता नहीं है, तो यूरोप को भी साथी चाहिए होंगे ना। अच्छा। तो हाँ, तो पाकिस्तान एक बड़ा मुल्क है, आपके ताल्लुकात हैं यूरोप से भी हैं, रूस से भी हैं। आप वो बैलेंस उसमें अपना हिस्सा अदा कर सकते। तो क्या आपके ख्याल में अपना हिस्सा अगर हम अदा करने की बात करें, तो हमारे पास आज तक जो हमने बेस्ट एक्सपोर्ट्स मैन पावर ही की है ना, चाहे वो फौजी हो चाहे सिविलियन हो, आप समझते हैं कि पाकिस्तान की फौज की कोई डिप्लॉयमेंट या कंट्रीब्यूशन नहीं, कुछ नहीं होगा? तो फिर किस तरह का हमारा काम, फिर पाकिस्तान क्या हिस्सा? नहीं, देखिए बहुत तरीके से ट्रेड खुल सकती है, जैसे GSP प्लस आपको मिला हुआ, इस तरह की मजीद चीज़ें आपको मिल सकती हैं। और आपने यहाँ एक ब्रिज का रोल आप अदा कर सकते हैं कि आपको दोनों से ताल्लुकात हैं, वो ताल्लुकात ठीक करें। फ़र्क सिर्फ ये है 35 और 40 के और आज के दरमियान, कि आज यूरोप में 2 मुल्क हैं जिनके पास न्यूक्लियर केबिलिटी है, जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटानिया। तो वो एक काउंटर बैलेंसिंग फैक्टर मौजूद है कि वो जोम जो जर्मनी ने दिखाया था वो अब रूस वो दिखा नहीं सकता। और रूस अब सोवियत यूनियन नहीं है, रूस का इस जंग में काफ़ी एक एक्सपोजर आया है कि एक्सपोज हुए कि उनकी वो मिलिट्री कुव्वत वो नहीं रही जो थी। तो इस सिचुएशन में क्या पाकिस्तान को अपने जो ताल्लुकात थे चीन के साथ, उनको मजीद क्लैरिटी के साथ मजबूत नहीं करना चाहिए? आपको हर एक के साथ ताल्लुकात रखने हैं। नहीं, लेकिन अमेरिका के कहने पे चीन को तो नाराज़ करते रहे ना। नहीं, देखिए ये फिर वो जो है ना कोल्ड वॉर सिचुएशन में आप चले जाएंगे। अच्छा, तो आप ये नहीं कर सकते कि आप चीन से रिलेशनशिप ख़त्म करके अमेरिका से रिलेशनशिप कर लें। ये डिमांड उधर से आती रही है कि आप रिलेशनशिप को रिड्यूस करें, ये अमेरिका से डिमांड आती रही है। चीन ने कभी कोई ऐसी डिमांड मेरी नॉलेज में नहीं की कि हम अमेरिका से रिलेशनशिप ख़त्म कर दें। चीन हमेशा इनकरेज करता है अपने तमाम पार्टनर्स को कि आप सबसे ताल्लुकात रखें, आप उन ताल्लुकात को ग्रो करें और ट्रेड के ताल्लुकात बनाएं। ठीक है, इसलिए ये एक फ़र्क है जिस तरीके से चीन आपके साथ बातचीत करता है या अमेरिका आपसे बातचीत करता है। अच्छा, अब अगर लोकल पॉलिटिक्स पे आए हम, और इसको मैं ट्रंप से जोड़ना इसलिए चाहता हूँ कि आपने जो अभी अलायंस बनाया है महमूद खान अचकज़ई से, और उसका एक ग्रैंड डायलॉग आपने का मसाइल का हल है, इसमें एक एतराज़ ये आया है कि इमरान खान की रिहाई की बात नहीं की गई आपके एलामिया में, जो एलामिया आपने जारी किया है। तो इस सूरत हाल में PTI इमरान खान आपको कैसे सपोर्ट करेंगे? देखिए, हमने सपोर्ट की बात नहीं है यहाँ पर। हमारी ये कोशिश है कि इस मुल्क की अपोजिशन जो है उसकी सोच का इत्तेफाक हो सके। हमने वहाँ पर सियासी असीरों की रिहाई की बात की है। हम स्पेसिफिकली अगर बात करनी शुरू करते हर शख्स का नाम लिखना पड़ता, उसमें मुर्तज़ा जतोई का नाम भी लिखना पड़ता। अच्छा, और किसका? सबका, जो भी लोग। मुर्तज़ा जतोई इमरान खान में फ़र्क है, वो पार्टी के लीडर हैं, इतनी बड़ी मुर्तज़ा जतोई साहब पार्टी के लीडर हैं। छोटी पार्टी, कोई फर्क, छोटी हो बड़ी, असूल तो एक ही है ना। असूल है, ठीक है। तो इमरान खान साहब
या पीटीआई के जो मसाइल हैं, अगर हम स्पेसिफिकली ये रखें तो जो डायलॉग है उसके अंदर ही उनके मसाइल का हल भी निकलेगा। जब एक बड़े मसले का हल है, आज जो मामलात हैं वो सब जानते हैं मामलात हैं क्या। मामलात यहाँ पर कोई असूली नहीं है, कोई आइनी नहीं है, कोई कानूनी नहीं है। ये एक हमने एक रवैया बना लिया है, कभी एक को लेकर आते हैं, कभी दूसरे को लेकर आते हैं, इलेक्शन चोरी हो जाते हैं, फिर वो बुरा हो जाता है, ये अच्छा हो जाता है, ये अच्छा हो जाता है, बुरा हो जाता है, वो जेल में जाता है, ये बाहर आ जाता है, ये जेल में जाता है, वो बाहर निकल आते हैं। ये तमाशा ख़त्म होना चाहिए। तो डायलॉग जो है वो उस चीज़ की बुनियाद जो आज निफाक है मुल्क में, जब वो ख़त्म होगा तो इमरान खान साहब को रिलीफ मिल जाएगा। निफाक की आपने बात की, अभी हम जो अमेरिका का जो रवैया है ट्रंप का, और जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आपने कहा रातों रात आ गया है, उसमें एक बड़ी वजह रवैया और जिस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल की गई, जो मीटिंग हुई जिस तरह की, तो ये रवैये जो हैं हमारे खान साहब के ख़ास तौर पे, जिनकी वजह से बहुत ज़्यादा यहाँ पे एक पोलराइजेशन हो चुकी है, आप समझते हैं कि आपका ग्रैंड अलायंस उनको इस बात पे ले आएगा कि वो अपने रवैये में ठहराव लाएं, बेहतरी लाएं, पॉलिटिकल हो जाएं? जी, हमने ओपनली बात की, मैं टीवी प्रोग्राम्स में भी कह चुका हूँ, अंदर भी कह चुका हूँ जब मीटिंग्स होती हैं, कि देखें अगर पीटीआई ने, इमरान खान साहब ने वही रवैया रखना है जो उन्होंने 4 साल इक़्तिदार में रखा है, ज़ाती तौर पर जो जिस तरह आइन को वहाँ पामाल किया गया, रूल ऑफ लॉ को ख़त्म किया गया, जमहूरी कदरें ख़त्म हुई, पार्लिमानी कदरें ख़त्म हुई, अगर उन्होंने वही रवैया रखना, आज उनकी पॉपुलर सपोर्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर वही रवैया रखना है तो मुल्क का तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, मुल्क तो मज़ीद मुश्किल में जाएगा। इसलिए आज सबसे बड़ी ज़रूरत इस बात की, पीटीआई और इमरान खान साहब सोचें कि हमसे क्या गलतियाँ हुई हैं, उनको दुरुस्त करें, इसलाह करें। सबसे ज़्यादा इसलाह की ज़रूरत आज पीटीआई को है। ये उनकी खुशकिस्मती है, ये उनकी खुशकिस्मती है कि जो खराबियाँ उन्होंने की, जो अगली हुकूमत आई है उसने उन खराबियों को दुगना कर दिया। तो इमरान खान साहब के जो खराबियाँ थी वो छुप गई हैं, आज इनकी खराबियाँ अयां हो गई हैं। आपने कहा पीटीआई को अपनी खराबियां दूर करनी पड़ेंगी, क्या थोड़ा सा इस्लाह करें, थोड़ा सा खुल के अगर बात करें तो क्या पीटीआई की बजाय इमरान खान अगर अपनी इस्लाह करें, उनको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, पीटीआई तो खुद ब खुद कर लें? पीटीआई बुनियादी तौर पर इमरान खान साहब हैं और वर्कर है, सपोर्टर है, वोटर है। जो लीडरशिप बीच में है उसकी कोई हैसियत नहीं है, वो इख्तियारात नहीं रखते। हम खुल के क्यों नहीं कहते कि इमरान खान को अपनी इस्लाह करनी चाहिए? मैं यही कह रहा हूँ, इमरान खान साहब को इस्लाह करनी पड़ेगी, ठीक, और जो आज हुक्मरान है इनको भी इस्लाह करनी पड़ेगी, ठीक। इन्होंने उनकी खराबियों से दुगनी खराबी पैदा की है, ठीक, इस बात का इतराफ़ करना पड़ेगा, और इस इस्लाह के बगैर आपका मुल्क नहीं आगे चलेगा। अच्छा, ये जो अभी सिचुएशन है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की भी बात की है आपने, इसमें अगर ट्रंप क्या पाकिस्तान से इस बारे में बात कर सकता है कि इमरान खान को या सियासी असीरों को जब कह रहे हैं रिहा किया जाए? सर वो कुछ भी कर सकते हैं, कर सकते हैं। जो आपने ज़ेलेंस्की का आपके सामने है, इसकी कोई मिसाल पिछले 100 साल में किसी मुल्क में दिखा दें इस किस्म की बातचीत एक दूसरे खुद मुख्तार मुल्क के लीडर से हुई हो? तो अगर उन्होंने कहा तुम तो शुक्रिया अदा नहीं करते हो, तुम तो बड़े वो क्या कहते हैं एहसान फरामोश आदमी हो। ये हमें भी कहते रहे वैसे बाय द वे ट्रंप साहब कि हमने पैसे लिए और काम नहीं किया। बिल्कुल, वो फिर कह सकते हैं कि आपने पैसे, तो हमने जो पाकिस्तान, अगर ऐसी सिचुएशन हुई तो क्या पाकिस्तान को क्या करना चाहिए, क्या करना पड़ेगा? सर अगर आपके घर में इत्तेफाक ना हुआ, आप घर में कमज़ोर हुए, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। सबसे पहला काम जी, सबसे पहला काम आज अपने मुल्क को ठीक करें, अपने घर को मजबूत करें। बहुत शुक्रिया शाहिद खान अब्बासी साहब, अपने घर को मजबूत करें, अपने घर में हालात ठीक करें, तभी आप पूरी दुनिया से बात कर सकते हैं। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद आएंगे तो हॉट इशू, परवेज़ खट्टक पीटीआई को टफ टाइम कैसे देंगे, खैबर पख्तूनख्वा में एक छोटे से ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हॉट इशू हमारा और वफाकी काबीना में 27 नए वज़राए ममलकत और मुशीरों की शमूलियत। लेकिन एक जो सोशल मीडिया पे मुस्लिम लीग नून के कारकुनान हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा एहतजाज शुरू किया हुआ है और सवाल सबसे ये पूछा जा रहा है कि इख्तियार वली जो रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून खैबर पख्तूनख्वा के, उनकी जगह परवेज़ खट्टक को काबीना में शामिल क्यों किया गया है, और मुबारक ज़ेब को जो कि बाजौर से MNA हैं और उनका ताल्लुक भी मुस्लिम लीग नून से नहीं है। और इस पर हमने सोचा क्यों ना इख्तियार वली साहब को बुलाया जाए अपने प्रोग्राम में और उनसे इस पर पूछा जाए। इख्तियार वली साहब, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच। ये एक बात आपसे मैं पूछना चाह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा आपकी मकबूलियत है सोशल मीडिया पे
क्योंकि सिर्फ इस वजह से कि आपने एक सियासी जमात के साथ वाबस्तगी की, वफादारी की, और हमारे मुल्क में सियासी जमातों के साथ इतनी वफादारियाँ निभाने वाले कम लोग हैं, किसी भी सियासी जमात में हो। लेकिन हम देखते ही हैं कि अक्सर सियासी जमातें जो ऐसे वफादार उनके कारकुनान हैं, चाहे PTI हो, मुस्लिम लीग नून हो, पीपल्स पार्टी के अलावा, और भी वो उनको उस तरह रिवॉर्ड नहीं करती। अब पैसा और कनेक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, आप भी ऐसे समझते हैं? मैं आपकी बात के साथ शायद अगर कुछ दिन पहले ये सवाल आप कर दे तो शायद मैं एग्री ना करता, ठीक, लेकिन अभी मैं यहाँ पे थोड़ा सा चुप ही हो जाऊंगा कि थोड़ा सा ग्रे एरिया है, ब्लाइंड स्पॉट आ रहा है। मेरी अपनी जमात के साथ, मुस्लिम लीग नून के साथ वाबस्तगी मेरी स्टूडेंट लाइफ से है। आई हैव बीन टू जेल्स फॉर 14 टाइम्स। कितने साल से आप मुस्लिम लीग नून के साथ? 1989 रेगुलर, जब मैंने MSF का मैंने पहली बार मैंने अपना फॉर्म भरा था रुकनियत का, और मीनवाइल मैं 14 बार जेल जा चुका हूँ, अकूबत खानों में, ताखानों में, सर्द रातों में गीली रेतों पर लिटाया गया, और फिर उसके बाद उंगलियां तोड़ने के अमल से गुजरा हूँ। अच्छा, मेरी 4 उंगलियां टूटी हैं, मेरे नाखून निकाले गए हैं। किस हाथ की? इस हाथ 2, इस हाथ की 2, इस हाथ की। लेकिन मैं फॉरगेट अबाउट, क्योंकि मुझे मेरे लीडर नवाज शरीफ ने नज़रिया मुस्लिम लीग, जो हम समझते हैं कि हम पाकिस्तान के 2 कौमी नज़रिया के, हम उसके मुहाफिज हैं। पाक फ़ौज अगर मुल्क की जोग्राफियाई सरहदात की मुहाफिज है तो हम समझते हैं कि हम इस मुल्क के नज़रियाती मुहाफिज हैं। ऐसे हालात में जब हम ये देखते हैं, मेरी जमात ने मुझे डट कर खड़ा होना सिखाया, मुझे मुकालमा करना सिखाया, लड़ना सिखाया, और जहाँ पर चुप रहना होता है वहाँ पर चुप रहना भी सिखाया। लेकिन एक ऐसा बंदा, शहबाज शरीफ ने बहुत अच्छी टीम बनाई है, वज़ीर आज़म साहब ने अपना, मैं समझता हूँ जितनी उनकी टीम बड़ी होगी इतना वो अच्छा परफॉर्म करेंगे, इतना अच्छा डिलीवर कर सकेंगे। लेकिन एक ऐसा बंदा जिस पर मालम जब्बे का दाग लगा हो, जिस पर बिलियन ट्री का दाग लगा हो, जिस पर BRT का दाग लगा हो, किक बैक्स लिए हों, असम्बली में मैंने उसके खिलाफ मोशंस लाए थे, वो 2.5-3 साल में फिर यही कहता रहा कि आधे दरख्त दिखा दो, वो दरख्त कोई हमें दिखा नहीं सका, बिलियन ट्री जो थी। बिलियन ट्री। और वो डैम में पूछता रहा हूं जिसमें एक घूंट पानी नहीं, और एक डैम पर 5-5 अरब रुपए लगे हैं। उस डैम का कोई जवाब हमें नहीं दे सकता। ऐसा बंदा अगर मैं एक जमात को, एक नजरिए को, जिसका नाम मुस्लिम लीग नून है, जिसका लीडर नवाज शरीफ है, और आज हमारा जो ग्रुप कैप्टन है वो शहबाज शरीफ है, ऐसा बंदा जो मेरे लीडर को, मेरे नजरिए को, मेरे वजीर आजम को, उसकी बेटी को नौशहरा में, पेशावर में, जब ये वजीर आला था, वजीर दिफा था, गाली देता है, मेरे घर के सामने गुजरते हुए मेरे लीडर को चोर कहते हैं। ऐसा बंदा अगर मेरी कैबिनेट में, मेरी हुकूमत में आएगा तो वेयर डू वी स्टैंड? आप अपने हल्के की बात कर रहे हैं, मैं पूरे पाकिस्तान की, पूरे स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट द खैबर पख्तूनख्वा। अच्छा, लेकिन ये बताएं, आपके घर के सामने से आप क्या और इनका हल्का एक है? हमारा शहर एक है, शहर एक है, हल्का शहर एक है, गांव एक है, हल्का एक है। लेकिन परवेज खटक जो उनको, उनके बारे में एक ये बात कही जा रही है उनके दिफा में कि वो PTI पे प्रेशर डाला जाएगा उनके जरिए, परवेज खटक के जरिए, इसलिए उनको कैबिनेट में लाए हैं। आप इस बात से मुत्तफिक हैं? नेवर, कभी भी नहीं। क्यों? वो कोई भी, अब मेरे ख्याल में परवेज खटक के नाम पर जितनी सियासत हो सकती थी वो हो चुकी है। इन लकड़ियों पे जितनी आग जल सकती थी वो जल चुकी है। मजीद इन तेलों में कोई तेल नहीं है, इसका कुछ नहीं बनने वाला। न तो फिर वो कैसे कैबिनेट में आ गए इस एज में? इतने इल्जाम जो आप बता रहे हैं, इलेक्शन वो हार गए, तो फिर भी वो कैबिनेट में कैसे आ गए? क्या उनके पीछे कौन सा हाथ है? जहाँ तक इलेक्शन की बात है, मैं ज़िमनी इलेक्शन में उसको हरा चुका हूँ। अभी इस इलेक्शन में नेशनल असेंबली पर मेरी उसकी कंपटीशन थी। मेरे लीडर के पास, मरियम बीबी के पास और नवाज शरीफ के पास वो जिरके लेकर गया है कि इख्तियार वली को बोलो कि मुझे सपोर्ट करे। अच्छा, ये नेशनल असेंबली में जीत रहा है इख्तियार वली खान, और प्रोविंशियल में मुझे सपोर्ट करें। मैंने कहा मैं प्रोविंशियल का लड़ूंगा भी नहीं, लेकिन तुम्हें जीतने नहीं दूंगा, और हमने उसको हराया है। आपके वोट उससे ज्यादा थे? मेरे वोट उससे ज्यादा है। हाँ, तो आप भी गए हैं, लेकिन आपके वोट उससे ज्यादा है। अच्छा, ये बताइएगा कि ये जो जी जो इनकी इंडक्शन है, ये मेरी जमात ने, मैं समझता हूँ कि मैं तो कारकुन हूँ। कारकुन जो होता है उसकी अपने लीडर के आगे सिर्फ ये होती है कि आप अपना मुकदमा रखें, अपनी बात करें,
अपने तहफ़्फ़ुज़ात बताएं। ये आपने किया? मैं कहता हूं कि अगर नवाज शरीफ हो या शहबाज शरीफ साहब, वज़ीर आज़म साहब, वो भुला कर भी मुझे कहते कि इनको मान ले तो मैं फिर भी मान लेता, लेकिन मुझे तो बाकायदा बुलाया गया था, पीएम हाउस दावत दी गई थी, और फिर एक दिन पहले मुझे इत्तला आई, मुझे फ़ोन आई कि दावत दी गई थी आपको हल्फ उठाने की? हल्फ उठाने की नहीं, कि आपकी मीटिंग है, खाना है और आपने आना है। अच्छा, लेकिन ये आपने कारकुनान की बात की, मुझे याद है कि आपने जब इमरान खान की हुकूमत थी, और खैबर पख्तूनख्वा में तो खैर उनकी हुकूमत का 12वां साल है, आपने वहाँ ज़िमनी इलेक्शन में शिकस्त दी थी पीटीआई के लीडर को भी, और शायद परवेज़ खटक भी उस वक्त तो पीटीआई में ही थे। हाँ ठीक है, एक बड़ा वो मार्का था, बड़ी बात थी। आप इतने साल केपी में, जहाँ पे मुस्लिम लीग नून की इतनी ज़्यादा पोजीशन अब अच्छी नहीं है, अब उनके साथ खड़े रहे हैं, ऐसे कारकुनान को सियासी जमातें नज़रअंदाज क्यों करती हैं? क्या वजह है, बताएंगे आप? सच वजह बताएं, लोगों को सुनना चाहते हैं। बदकिस्मती ये है कि आप, एक तो ये मैंने बात बताई भी थी वज़ीर आज़म साहब को भी, और अपनी क़यादत को, बड़े मियाँ साहब को भी, मरियम बीबी को भी ये बात बताई थी कि पंजाब से ज़्यादा आपकी फ़ैन फॉलोइंग जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में है। सदर्न डिस्ट्रिक्ट्स ले लें आप, हज़ारा ले लें, पिशावर वैली ले लें, मालाकंड ले लें, चित्राल ले लें, कोई सीट नहीं मिली। लेकिन सर सीट कैसे मिलेगी? आपने वहाँ पे, आप वहाँ पर आओ भगत नहीं करते, आप वहाँ के लोगों के साथ, अगर मेरे जैसा बंदा, मैं वहाँ पर अपनी पार्टी का एक आइकन हूँ, मुझे दुनिया जानती है कि ये नवाज शरीफ है, ये मुस्लिम लीग है, अगर मेरे जैसे बंदे के साथ ऐसे होता है, मुझे पीडीएम की गवर्नमेंट में मुझे बताया गया कि नवाज शरीफ के साथ ऐसा हो गया, तो आप अगर केपी के नवाज शरीफ है तो आपके साथ ऐसा होना जायज़ है? मैं नवाज शरीफ के साथ जो हुआ है, देखिए, मैं नवाज शरीफ के साथ जो हुआ है ना, दैट इज़ टोटली समथिंग एल्स। खैबर पख्तूनख्वा के, जिस तरह मैं ये बात शुरू दिन से कह रहा हूँ कि पीटीआई कहती है कि इलेक्शन ऑडिट में उनको चैलेंज करता हूँ कि मेरा हल्का खोल दे। अच्छा, मेरा हल्का खोल दें, ऑडिट कराएं आपको। अगर मैं वहाँ से जीता हुआ ना हूँ, मैं दोबारा न टीवी पे दिखाई दूंगा, ना आपको सियासत में दिखाई दूंगा। तो ऑडिट तो वहाँ से होना चाहिए। मैं आपसे मुश्किल सवाल पूछता हूँ, आप मुस्लिम लीग नून के साथ रहेंगे? आप? बिल्कुल रहूँगा। मैं पीर वाले दिन से, कल से अपनी ड्यूटी दोबारा ज्वाइन करूँगा। मैं अपनी जमात के साथ खड़ा हूँ, तो ये नजरिए के साथ खड़ा हूँ। ये जो बाद लोग तो ऐसे नहीं करते, बाद लोग तो फिर अगर उनको नज़रअंदाज किया जाए वो पार्टी छोड़ देते हैं, आप क्यों नहीं छोड़ेंगे? मैं पिछली हुकूमत में, मुझे प्राइम मिनिस्टर ने अपनी कैबिनेट में रखने के लिए कहा था, लेकिन फिर ना मैंने याद दिलाया ना उन्होंने किया, जो पीडीएम की गवर्नमेंट बनी थी। मैं इक़्तिदार का रसिया नहीं हूँ। आपको गवर्नरी की ऑफर्स तो बहुत सारी हुई हैं, मुझे अपनी ज़िंदगी में, पीपल्स पार्टी मुझे परवेज़ मुशर्रफ के दौर में उनके फेडरल कैबिनेट में ऑफर हुई है, मुझे उसके बाद हुई है, उसके बाद फिर हुई है, उसके बाद फिर हुई है। अभी रिसेंटली, मैं नाम नहीं कोट करूंगा, चीज़ें कुछ पर्दे में रहें, अभी रिसेंटली मुझे 2 बार बहुत बड़े ओहदों की ऑफर हुई है। उसमें से एक तो गवर्नर का ओहदा है। मुझे इवन परवेज खटक जब सीएम था, इसने भी ऑफर की थी। अच्छा, जब ये डिफेंस मिनिस्टर तो अगर भी इन्होंने ऑफर की थी। परवेज खटक आपसे इतना क्लोज हैं तो आप उनके फिर परवेज खटक की मेरे साथ कोई क्लोजनेस नहीं है। वी आर नॉट इन टॉकिंग टर्म्स सिंस मोर देन 15-16 ईयर्स। इवन यहाँ तक कि तो मेरे घर में कोई मैयत होती है तो मैं बड़ा क्लियर बनता हूँ, जज्बाती कह ले, जो भी समझते हैं, पब्लिक भी, आप भी। मेरे घर में कोई मैयत होती है तो हम इनको मैसेज करते हैं कि हमारे जनाजे पर और फातिहा पे भी मत, ठीक है, अगर क्योंकि मेरे लीडर की जो हद तक करता है, आई डोंट वांट टू सिट विद हिम। अगर ये सिचुएशन है तो परवेज खटक को वजीर बना के और आपको नजरअंदाज करके कोई मैसेज दिया गया आपको? किसने दिया है? जिसने भी दिया है उसको यही कहूंगा कि आओ सितमगर हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमा। बहुत शुक्रिया इख्तियार वली खान साहब हमसे बात करने का। और वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हमारा आज का एडिटोरियल क्रिकेट, एक और शर्मनाक शिकस्त, एक और टोपी ड्रामा या सर्जरी ड्रामा, एक छोटे से ब्रेक के बाद। और वक्त तो हमारे आज के एडिटोरियल का। हमारा आज का एडिटोरियल है क्रिकेट के बारे में, एक और शर्मनाक शिकस्त और एक और सर्जरी ड्रामा या टोपी ड्रामा, आप इसको जो मर्ज़ी कह लें। 2024 में पिछले साल पाकिस्तान जब T20 के वर्ल्ड कप में आ रहा था और तब भी ये बात हुई थी बहुत ज़ोर शोर के साथ कि अब जो सर्जरी होगी टीम में और अब बेहतरी आ जाएगी, अब हम अपनी कारकर्दगी को बेहतर करेंगे, नया कोच आएगा, नई सिलेक्शन कमेटी आएगी। अब फिर वही बातें हो रही हैं, नौजवान टैलेंट को
टाइम देने की, उसको मौका देने की बातें भी हो रही हैं, लेकिन ये बातें मुसलसल सुनते रहे हैं। वजह इसकी ये है कि हमारे अंदर खुलूस ही नहीं है। जिस तरह अपने मुल्क को चलाने के लिए खुलूस नहीं है, इसी तरह हमारे अंदर अपनी क्रिकेट टीम को या पीसीबी को चलाने का खुलूस ही नहीं है, नीयत साफ़ नहीं है। ग्रुप बंदी है, पोलराइजेशन है हर जगह, जो हमें हर मामले में तबाह कर रही है, इसी तरह क्रिकेट में भी तबाह कर रही है। और अभी जो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में हमारी शर्मनाक शिकस्त हुई है, हम मेज़बान थे और हम क्वालिफाई ही नहीं कर सके दूसरी स्टेज के लिए। और अब फिर ये कहा जा रहा है कि कोचेस बदले जाएंगे और कैप्टन बदला जाएगा, और न्यूजीलैंड जो टीम जा रही है उसमें से बहुत सारे प्लेयर्स ये ऑलरेडी उनको हटाने की बातें हो रही हैं, कुछ खुद ही छोड़ जाएंगे। लेकिन बात यह है कि 2021 से अब तक 4 सालों में 4 पीसीबी के चेयरमैन तब्दील हो चुके हैं, 8 कोचेस तब्दील हो चुके हैं, 26 सिलेक्टर्स तब्दील हो चुके हैं, और चेयरमैन मोहसिन नकवी इसको हल करने में मसला में बिल्कुल नाकाम हो चुके हैं, बार बार नाकाम हो चुके हैं। और हमें लगता है ये कि अब भी कोई ख़ास इसका फ़ायदा नहीं होगा जो भी सर्जरी ड्रामा किया जा रहा है, क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर ही ठीक नहीं है, क्रिकेट का नहीं है, और हमारी नीयत ठीक नहीं है। नीयत ठीक करें, ढांचा ठीक करें। गुड नाइट।